थी शराब की। जब इस साल से पहले शराब बिकी ना तो 7,860 करोड़ रुपए की दिल्ली में शराब बिकी। और टैक्स कितना आया? 3,378 करोड़ रुपए। दुकाना थी सरकार की तो टैक्स दुकान पर भी आया, वो आया 270 करोड़ रुपए। अब केजरीवाल जी ने पॉलिसी बदल दी और वह पॉलिसी बदल कर अब क्या आया कि शराब बिकी 13,560 करोड़ रुपए की और सरकार पर टैक्स आया 312 करोड़। जो 6,000 करोड़ होना चाहिए था वो 300 करोड़ आया। और ठेकेदार पर जो 270 करोड़ गए थे अब ठेकेदार पर गए 1,900 करोड़। ठेकेदार पर गए 1,900 करोड़। और फिर भी कहे जेल में नहीं जाना चाहिए था, तो जेल में कौन जाएगा भाई? और अब कहे कि लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। भाइयों, आपने एक चुटकुला सुना होगा कि एक शिकारी शिकार खेलने गया, शिकारी के हाथ कुछ नहीं लगा, खाली बैठा था, आने वाला था करो, इतने में एक गिद्दड़ आ गया। उसने सोचा चल इसने मार ले, और क्या था, लगा तो कुछ हाथ है नहीं, तो वो उसका गोली लगा मारन। तो गिद्दड़ जोर से चलाया, बोला शिकारी मार ना दिए नहीं तो जग परोड़ो आ जाएगी, सब कुछ डूब जाएगा। तो रुक गया वो, बोला कहीं सच्चो ही आ जा। फिर थोड़ी देर डेढ़ सा करका हौसला सा करका लगा चलान, गिद्दड़ ने फिर शोर मचाया, लेकिन शिकारी ने गोली मार दी। तो जब शिकारी ने गोली मार दी, गिद्दड़ मरण लगा, तो शिकारी ने पूछा वह तो कहता जग परोड़ो आ जाएगी, आई तो नहीं? बोला मेरे नौ की तो सॉरी आएगी, तेरे नौ की तो नहीं आई, दुनिया के नौ की आई नहीं आई, पर मेरे नौ की तो आएगी। तो भाई ये जो बेईमान है ना, ये यूं कह रहे भाई मारे नौ का तो लोकतंत्र खत्म हो गया, थारा हो चाहे ना हो। आजकल एक बात और चल रही, महंगाई बहुत बढ़ा दी, महंगाई बहुत बढ़ रही। भाइयों, चीज ने चेक करो बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जिस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी ना, महंगाई 3% थी। जब से देश आजाद हुआ, जब से लेकर आज तक सबसे कम। लेकिन सोनिया गांधी कहती कमर तोड़ दी, कमर तोड़ दी महंगाई ने, और सरकार बदल गई और मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई। याद करो दोबारा, जिस टाइम मनमोहन सिंह कुर्सी पर बैठा था उसी दिन चीनी का रेट बढ़ना शुरू हुआ, उसी दिन आटे का रेट बढ़ना शुरू हुआ, और वही चीनी जो 17-18 रुपए थी 49 रुपए पे गई। वही आटा जो था वही दुगने तिगने रेट पाया। और महंगाई की दर कितनी थी? 12%। 12% सर्च करके देख ले, जो कुछ बातें मैं कहूंगा। और भाइयों, आज महंगाई की दर कितनी है? 5%। महंगाई की दर आज है 5%, और इनके टाइम में थी 12%। तो भाइयों, जिस प्रकार की बातें ये लोग गुमराह करने की बातें करने लग रहे, तो सारी की सारी आजकल एक और बात चलावा कि ईवीएम में गड़बड़ कर देंगे, ईवीएम बदल देगी। तो भाइयों, ईवीएम नहीं गड़बड़ करती, गड़बड़ तो ये करा मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी क्या कहें? बोला गरीबी खत्म करनी। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी खत्म करेंगे, करया कुछ नहीं। लेकिन मनोहर लाल जी कह रहे कि जिनकी आमदन 1 लाख से कम है उन्हें मैं बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा बोल भाई क्या काम करना हुआ तेरे पास जो भी करना चाहता हो, तेरे पास भैंस पाल दिया हुआ पाल, गाय पाल दिया हुआ पाल, बकरी पाल दिया हुआ पाल, मिस्त्री का काम करना हुआ मिस्त्री का काम कर, दुकान करनी हुआ दुकान कर, पर भाई गरीबी से बाहर निकल। लोन भी मैं दूंगा और ब्याज भी मैं दूंगा, पर जिम्मेदारी तेरी यह है कि तुझे गरीब नहीं रहने देने का। और भाइयों, आज सरकार का यह इरादा है कि किसी आदमी की मर्जी नहीं है गरीब रहने की, सरकार पकड़ेगी, पैसे देगी, काम करवाएगी, भाई गरीबी से बाहर निकल। भाइयों, इक्कर हो ईवीएम हैक। भाइयों, एक बात है,
आप सबने एक बात सोच ली थी कि भाई जिसकी सरकार है संसाधन उसके हैं, उसके ही लड़के नौकरी लगाएंगे, उसी की डेवलपमेंट होगी। इसको आपने स्वीकार कर लिया था, ऐसा नहीं था कर रहे थे, आपने भी मान लिया था बात ठीक है। लेकिन आज परिवर्तन कर दिया कि जिसके पास योग्यता है उसको मिलेगी भाई। और भाई जो गरीब था सबसे बड़ा काम करा, पता नहीं आपने कितने लोगों ने पता, मनोहर लाल जी ने क्या करा। मनोहर लाल जी ने कर दिया, जिसके घर में नौकरी नहीं आई थी ना कभी, उसने 5 नंबर फालतू दे दिया मनोहर लाल जी ने। और आज जोन सी 1.25 लाख के करीब नौकरियां लगी ना, उनमें 70,000 से ज्यादा लोग हुए हैं जिनके घर में नौकरी कभी गई नहीं थी, उनके नौका कर दिया। तो भाइयों मैं एक बात अपनी बात समाप्त करूंगा। जब तुम अपनी बैठक में बैठे हो, जब कहीं बैठे हो तो क्या कहें, बोला अगर बढ़िया राज हो ना तो न्यू कहे भाई राम राज है गया। कहीं बढ़िया काम हो जा तो तुम सारे बात एक कहेंगे राम राज है गया। मैं न्यू तो नहीं कहता कि हम राम राज लेकर आएंगे, पर भाइयों मैं एक बात कह रहा कि हम राम राज की दिशा में जा रहे कि नहीं जा रहे। हम बेइंसाफी तो खत्म करते जा रहे यार, हम बेईमाना खत्म करते जा रहे, हम पक्षपात खत्म करते जा रहे। हम यही बात मानते जा रहे कि जो 140 करोड़ हैं, 140 के 40 हमारे हैं, हमने इन्हें 140 के लिए काम करना, कम के लिए काम नहीं करना। तो भाइयों आज इस प्रकार की सरकार आपने केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में आपने जिस प्रकार से बनाई और जिस प्रकार से काम कर रही, तो भाइयों इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब के सब लोगों के पास जाएं और ये कहें कि हम इस काम को करने लग रहे, तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम नवीन जिंदल हैं और हम ही मनोहर लाल हैं, हम ही नायब सैनी हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं कि सरकार हर व्यक्ति के लिए काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने अपने विचार बहुत अच्छी तरह से रखे, हमारे सामने मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादगी और ईमानदारी की मिसाल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में पहुंचे। उनका यहाँ पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी कैथल की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अब आमंत्रित करूंगा स्वागत के क्रम में माननीय विधायक जी और लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ व पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी साथियों। स्वागत के क्रम में अब मैं आगे आमंत्रित करूं हमारे लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल जी व माननीय जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो दे करके सम्मानित करेंगे। अब आगे स्वागत के क्रम में माननीय श्री नवीन जिंदल जी को हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष पगड़ी पहना कर वह बुक्का दे करके सम्मानित करेंगे। तीनों मंडल अध्यक्ष किशन डुल जी, वीरेंद्र बत्रा जी, संजीव कांगड़ा जी। लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल जी को नगर परिषद चेयरमैन सुरभि गर्ग जी व फड़ चेयरमैन कैलाश भगत जी मोमेंटो दे करके सम्मानित करेंगे। हमारे लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल जी को हमारी चेयरमैन सुरभि गर्ग जी व एफड चेयरमैन कैलाश भगत जी मोमेंटो दे करके सम्मानित करेंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा
हमारे जिला के माननीय जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी आए और अपने विचार रखे। माननीय जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी। आज कैथल विधानसभा की विजय संकल्प रैली में आज के हमारे मुख्य वक्ता हरियाणा प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी, जिन्होंने हर योजना का लाभ प्रत्येक गरीब की चौखट पर पहुंचाने का काम किया, ऐसे तपस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मेहनती और सबके चहेते हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय श्री सुभाष सुधा जी, कैथल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री लीलाराम जी और कैथल विधानसभा के कोने कोने से आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों की तरफ से मैं हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का कैथल विधानसभा की विजय संकल्प रैली में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भारी संख्या में पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री लीलाराम जी आए और वो भी अपने विचार व्यक्त करें। परमादरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल जी, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई कंवरपाल जी, मंत्री सुभाष सुधा जी, भाई अशोक जी, जिला अध्यक्ष सुरभि गर्ग जी, भाई सुरेश जी गर्ग, सम्मानित मंच, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से कैथल वासियों की तरफ से हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का कैथल की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने आपके बीच में अपने विचार रखने हैं। नवीन प्रत्याशी नवीन जी जिंदल ने आपसे वोट की अपील करनी है। मैं और सुरेश गर्ग जी आपके बीच में 3 दिन गांव-गांव में घूम करके आपके बीच में आए, जहां रैली का निमंत्रण दिया वहां नवीन जिंदल जी के लिए आपसे वोट की अपील की। मेरी आपसे प्रार्थना है, सिर्फ आधा घंटा और समय आप दें और आपका इसलिए भी धन्यवाद है कि आप 3 बजे से यहाँ पर बैठे हो, 3 बजे से बैठे हो, इसलिए आपका धन्यवाद। आधा घंटा और दे दे साथियों। मेरे से पहले कंवरपाल जी ने जिक्र किया था आपके बीच में पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार का, और सच्चाई है साथियों कि वो लोग भी आपके बीच में वोट की मांगने के लिए आएंगे। जो जब जब हिंदुस्तान के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोई बढ़िया फैसला लिया, इन्होंने उस समय भी सरकार का उपहास उड़ाने का काम किया। जब हमारी, ठीक आप समझोगे इस बात को, हमारी बहन, हमारी देश की बेटी, देश की जब राष्ट्रपति के नाम, राष्ट्रपति के लिए उनका नाम आया द्रौपदी मुर्मू जी का, और वो देश की प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस के साथियों ने, उनके घटक दलों ने उनका उपहास उड़ाने का काम किया। साथियों, इसी प्रकार जब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की, तो इन घटक दलों ने उनका भी मजाक उड़ाने का काम किया। जब आपकी सरकार ने धारा 370 हटाने का काम किया, तब इस प्रकार इन लोगों ने मजाक करने का काम किया। साथियों, आपने निर्णय लेना है, आपने निर्णय लेना, और आप निर्णय तो ले भी चुके हैं कि जब 25 मई को आपका एक एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
भाई नवीन जिंदल जी के पक्ष में कमल के फूल वाला बटन दबा करके जब आप भारी मतों से उनको लाखों लाखों वोट से जितवाने का काम करेंगे साथियों, उस समय आप देखना पूरे हिंदुस्तान में दिवाली का महोत्सव होगा 4 जून को साथियों। कुरुक्षेत्र में कैथल में दीपावली मनाई जाएगी। नवीन जिंदल जी लाखों वोट से जीतेंगे और हमारे दूसरे साथी फिर अगले दिन ही देखना, ये प्रेस के साथी बैठे हैं, इनके सामने आएंगे, कहेंगे भाई ईवीएम में गड़बड़ थी, ईवीएम ने गड़बड़ कर दी। साथियों आप ये पहले से ही तय कर चुकी है कुरुक्षेत्र कैथल की जनता कि नवीन जिंदल जी आप लाखों लाखों वोट से जीत करके लोकसभा के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी बात न करते हुए मैं पुनः आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का कैथल में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। माननीय विधायक जी ने अपने विचार बहुत अच्छी तरह से रखे। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय श्री नवीन जिंदल जी आए, अपने विचार रखे। माननीय नवीन जिंदल जी। आप सभी को मेरी राम राम। बहुत ही आदर के योग हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, श्री कंवरपाल जी गुर्जर, हरियाणा सरकार में मंत्री मेरे भाई, और हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी, मेरे बड़े भाई, हमारे यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय नेता हमारे विधायक लीलाराम जी गुर्जर, मेरी बड़ी बहन पूर्व मंत्री और कलायत से विधायक श्रीमती कमलेश ढांडा जी, मेरे भाई हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक जी गुर्जर, मेरे बड़े भाई कैलाश भगत जी, पूर्व सांसद और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी जनरल डीपी वत्स, मेरे बड़े भाई सुरेश गर्ग जी नौज, अरुण सराफ जी, मेरे भाई बड़े भाई राव सुरेंद्र सिंह जी, बहन सुरभि गर्ग जी, पद्मश्री महावीर गुड्डू जी और उनकी टीम, जिन्होंने हम सभी को अपने गीतों से हमें प्रेरित किया। यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के सभी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के सभी मेंबर्स और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आप सभी का यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत से हमारे भाई आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। विक्की शर्मा जी, रवि मेहला जी और नरेश ढांडा जी वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक बार उनको ताली बजाकर उनका हम सबका स्वागत करें। साथियों, भाइयों बहनों, मैं बहुत आभारी हूं माननीय मनोहर लाल जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे अध्यक्ष नड्डा साहब का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए मुझे कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतारा।
ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे ऋषि तुल्य आदरणीय मनोहर लाल जी राजनीति के तपस्वी हैं। जिस तरह से अभी मंत्री जी ने बताया था कि और आप सब जानते हैं इस बात को कि सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची बंद कर उन्होंने पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये हम सब युवाओं के लिए एक आदर्श है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद मनोहर लाल जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जैसे कि अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी भगवान राम के आदर्शों पर चल रही है। जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने एक युवा हमें मुख्यमंत्री दिए नायब सैनी जी के रूप में, जो कि हमारे कल तक हमारे सांसद थे। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जो कल तक हमारे सांसद थे, आज पूरे हरियाणा की बागडोर माननीय मनोहर जी ने उनके हाथों में दी है, जो कि बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और पूरे हलके के विकास के लिए दिन रात लगे रहते हैं, पूरे प्रदेश के विकास के लिए। मेरा आपसे नाता 30 साल से भी पुराना है। ये नाता जोड़ा था स्वर्गीय मेरे पिताश्री स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी ने। उन्होंने हमेशा यही बताया कि बेटा लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, हमें लोगों की सेवा करनी है। और बचपन से ही मेरे मन में भी लोगों की सेवा का मुझे मन में भाव रहा। मैं आप लोगों के बीच में आया और आप लोगों ने मुझे 10 साल तक मुझे देश की सेवा करने का मुझे मौका दिया। और उन 10 सालों के अंदर मैंने बहुत सूझबूझ के साथ मैंने कोशिश की कि गांव-गांव के अंदर मैं काम करूं, जिससे कि सबका फायदा हो। घर घर में शौचालय बनाने का काम किया, कहीं मेडिकल कैंप, कहीं आंखों का कैंप, जितनी भी मेरे में समझ थी मैंने बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की काम करने की। पिछले 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर भी बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए। मैं उन बातों को गिनवाऊंगा नहीं क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। और उसी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए। धारा 370 हटाई, भगवान राम लला का मंदिर अयोध्या में बनवाया, जो कि हम सभी की आस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। अब आने वाले समय के अंदर मेरे सपने हैं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और अगर बहुत कुछ कर सका तभी मुझे लगेगा कि मेरा राजनीति में आना सार्थक हुआ। जिस तरह से जितना प्यार मुझे मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी पदाधिकारियों का, मैं कई बार भावुक हो जाता हूं जब आप लोगों का इतना मुझे आशीर्वाद, प्यार जहां जहां जा रहे हैं पूरे हलके के अंदर, मुझे सभी बुजुर्गों का, भाइयों का, साथियों का, माताओं बहनों का बहुत आशीर्वाद, प्यार हम सबको मिल रहा है। क्योंकि आप लोगों का एक अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप लोगों का अटूट विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। और हम सब मिलकर, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी साथी मिलकर जो सपना माननीय मोदी जी ने हमें दिखाया है, एक विकसित भारत का सपना, उस विकसित भारत के सपने को हम साकार करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। बहुत सी चीजें हमें करने को है, बहुत से मेरे सपने हैं। मैं चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा एक कौशल ट्रेनिंग का एक सेंटर बने, जिससे के माध्यम से हर साल 10,000 हमारे युवाओं को रोजगार मिले।
एक इस तरह का भारत का सबसे अच्छा मैं कौशल के लिए एक सेंटर में खोलना चाहूंगा। हम बहुत सी स्कीमें हैं कि यहाँ से हरिद्वार कैथल से लेकर हरिद्वार तक का फोर लेन का हाईवे बनाया जाए, और इस तरह की बहुत सी बातें हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सुझाव भी सबसे मांगे हैं कि सुझाव, आप सबके सुझाव आएंगे, उन सुझावों के अनुरूप हम जो है एक संकल्प पत्र बनाएंगे कि अगले 5 वर्षों के अंदर कैथल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कलायत में क्या क्या होना चाहिए, पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम सब मिलकर हम काम करेंगे। मैं आप सभी से बस मैं यही विनती करना चाहता हूं कि आने वाली 2 तारीख को 2 मई को आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं कुरुक्षेत्र में सुबह 10 बजे अपना नामांकन दाखिल करूंगा। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। मैं आप सभी को मैं न्योता देना चाहता हूं कि आप कृपया 2 मई को सुबह 10 बजे कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में पहुंचकर आप अपना आशीर्वाद मुझे दें, भारतीय जनता पार्टी को दें, ताकि हम सब मिलजुल कर कुरुक्षेत्र के अंदर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हम सब आगे बढ़ें। और आने वाली 25 मई को, जैसे कि मुझसे पहले भी वक्ताओं ने कहा कि आने वाली 25 मई को एक एक वोट, क्योंकि आज लोगों ने मन बना रखा है, वो चाहते हैं कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, अपने देश को एक विकसित भारत देखना चाहते हैं। तो हम सभी पूरा जोर लगा के ज्यादा से ज्यादा हम पोलिंग करवाएं, ज्यादा पोलिंग होगी उतने ही बड़े मार्जिन से हम सबकी जीत होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों पर चलकर हम सभी आप लोगों की आशाओं के अनुरूप हम काम करेंगे और अपने सपनों के भारत का हम निर्माण करेंगे। और आप सभी का जो इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और एक बार जोर से, एक ही बार बोलना है जोर से, भारत माता की। धन्यवाद। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद भाई नवीन जिंदल जी का। और अब मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बहुत से नेता आज भारतीय जनता पार्टी को विधिवत रूप से ज्वाइन कर रहे हैं। उनमें श्री रवि महिला जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से 2014 में चुनाव लड़ा, आज वो विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। और इनके साथ ही श्री नरेश डांडा जी ठाणा से, जो कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और इनके अलावा श्री विजय शर्मा विक्की जी, जो सर्व ब्राह्मण धर्मशाला के प्रेसिडेंट हैं, 2 बार के एमसी हैं, उनसे भी निवेदन, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। श्री राजकुमार शर्मा एमई रिटायर्ड, सर्व ब्राह्मण धर्मशाला से, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। श्री चंद्रभान शास्त्री जी कैशियर, सर्व ब्राह्मण धर्मशाला कैथल, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार तालियां, स्वागत। श्री राकेश शर्मा जी प्रेसिडेंट युवा, सर्व ब्राह्मण धर्मशाला कैथल, वो भी भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके साथ श्री सुरेश सैनी जी, जो पूर्व में मेंबर रहे हैं अक्षय ऊर्जा भारत सरकार में, उनसे भी निवेदन, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर एनडी गोयल जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। श्री राघव चोपड़ा जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके साथ 6 नेतागण और सामाजिक कार्यकर्ता साथी जो नीचे बैठे, बैठे हैं वो विधिवत रूप से आज भारतीय
भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो जोरदार तालियां बजा करके हम उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उनका स्वागत, अभिनंदन। और सैनी सभा की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को वो सम्मान की प्रतीक पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार साइड दे दो विक्की, एक बार साइड दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी समाज का, सभी पार्षदगण और सैनी समाज के सभी वरिष्ठ हमारे प्रबुद्ध जनों ने आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी को सम्मान की प्रतीक पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। और अब मैं निवेदन करता हूं हरियाणा प्रदेश के बहुत ही कर्मशील, कर्मयोगी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी से कि वो विजय संकल्प रैली जो कैथल विधानसभा में है उनमें सभी यहां पर पहुंचे सभी लोगों को संबोधित करें। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, आप सबका जोरदार तालियां बजा करके हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाइयों जोरदार से एक जयकारा बोलेंगे, उसी में आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मित्रों टाइम बहुत ज्यादा हो गया, कुछ देरी से मैं आया हूं, कुछ आप भी बीच बीच में कुछ आते रहे जाते रहे, लेकिन बहुत कम समय में अपनी बात पूरी करूंगा। हमारे बीच में दो तो हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री हैं यहाँ, श्री कंवरपाल जी और सुभाष सुधा जी। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके लिए आज हमने लोकसभा के नाते से जो सांसद के प्रत्याशी हैं, जिनकी वोट की अपील हम सब करेंगे, ऐसे भाई नवीन जिंदल जी। और समय बचाने के लिए जो नवीन जिंदल जी नाम लिए हैं, मैं मान के चलता हूं वो सब नाम आपके लेकर के मैं समय बचा लूं ना। सभी का अभिनंदन। सभी सभा में आए हुए हमारे कैथलवासियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आ चुके सारे विषय। अच्छी बात है कि हमारे मंत्री श्री कंवरपाल जी ने तो प्रदेश सरकार के नाते रख दिए हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कुछ बातें हमारे प्रत्याशी नवीन जिंदल जी ने आपके सामने रखी हैं। इससे पहले भी वक्ताओं ने अपने अपने ढंग से बातें रखी होंगी, मैं तो सिर्फ दो चार बातें आपके सामने रखूंगा कि चुनाव लोकतंत्र का एक उत्सव होता है, एक त्योहार होता है, और इस त्योहार में भागीदारी ज्यादा ज्यादा अपने को करनी है, तभी सच्चा लोकतंत्र सफल होता है। तो पहली बात तो है कि वोट सबको डालने चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जिताना, नरेंद्र मोदी जी के पीछे हम सब खड़े हैं। एक 400 पार की जो बात कही है उसको पूरा करना है। अब इसको क्यों पूरा करना, मैं 5 मिनट में आपको बता देता हूं। क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार की बौखलाहट शुरू हो गई है, बौखलाहट शुरू होने का कारण एक ही है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए, वो कांग्रेस पार्टी अपने 55-60 साल में भी नहीं कर पाई। उनको ये मलाल है इस बात का। और इसको कैसे ठीक करना है, तो बौखलाहट में झूठ बोलने की एक श्रृंखला उन्होंने शुरू कर दी। एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ। और उसके अंदर क्या क्या कहा, जो बातें यानी हमारे इस राहुल गांधी की नानी लगती ना, इंदिरा गांधी की दादी, इनकी दादी, सन 1970 में उन्होंने गरीबी हटाने के नारे के ऊपर चुनाव जीता था। और आज दोहरा करके 54 साल के बाद वही बात फिर से कि हम गरीबी हटाएंगे।
अरे 54 साल के राज में तो कम से कम पिछले 35-40 साल तो आपने राज किया। ये सारे गरीब अब थोड़े हो गए हैं। और सही मायने में नीति आयोग का एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें मोदी जी के 10 साल में 20 करोड़ लोगों को बीपीएल से बाहर किया है। 20 करोड़ लोगों को बाहर किया है। गरीबों को वास्तव में उनकी सेवा का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में लिया और गरीबों के लिए क्या नहीं किया। आयुष्मान भारत की योजना, आयुष्मान के जो कार्ड बनाए हैं, ये योजना बनाई कि बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए सरकार देगी। पहले केवल गरीबों को लिए किया था, हमने हरियाणा में और योजनाएं बनाई और अब तो मोदी जी ने कहा कि 70 साल से ऊपर का कोई भी हमारा बुजुर्ग है, बिना पैसे उसको 5 लाख रुपए का इलाज उसका होगा। ये अभी ताजा संकल्प लिया। गरीबों के लिए उन्होंने घर दिए, घर में पानी दिया, बिजली दी, गैस दी, सिलेंडर गैस के अब आज घर घर में पहुंचाने का काम उन्होंने किया। ये गरीबी को दूर करने का काम किया। ये झूठ बोलते हैं क्या कि हम आएंगे तो हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया साल का देंगे। मोदी जी क्या कहते हैं कि हम हर जो हमारी गरीब परिवार की महिला है उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनाएंगे। अब लखपति दीदी बना करके उनके काम काज के माध्यम से और उनका जो सामान है बाजार में बिके वो 1 लाख रुपया कमाएं। ड्रोन दीदी के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रोन कैसे चलाया जाता है। आज ब्याह शादियों में हम देखते हैं ड्रोन उड़ते फिरते हैं, फोटो लेते हैं। यही ड्रोन खेतों में खाद छिड़कने के काम आएगा, दवाई छिड़कने काम आएगा। पुलिस को भी ड्रोन की जरूरत है, जगह जगह भीड़ को भी फोटो लेने तो ड्रोन से लेंगे। सरकार भी ड्रोन का यूज करती है, प्राइवेट लोग भी करते हैं। महिलाओं को एक मामूली सिखलाई के बाद ड्रोन भी देंगे और साथ में 1 लाख की इनकम हर बहन को हो जाए। ये लखपति ड्रोन दीदी ये हमारी बनेगी। अब एक तरफ तो बेरोजगार युवकों को उनको सिखाकर, हुनर सिखा के, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्टार्टअप, स्टैंड अप जैसी योजनाएं बना के उनको काम देंगे और काम देकर उनको पैसा कमाई के लिए आगे बढ़ाएंगे। और एक तरफ ये मुफ्त देंगे। तो भाई ये बताओ, मुफ्त देना ठीक है या काम के बदले में उनको पैसा वो कमाएं ये ठीक है? बताइए जरा, बताइए, काम के बदले दें या मुफ्त दें? काम के बदले में। ये जो स्टैंड अप पॉलिसी को हमारी कुछ पार्टियां उन्होंने उल्टा करके कि नहीं बैठे रहो, घर में बैठे रहो, पैसा देंगे, ये सिट डाउन पॉलिसी पर काम करते हैं। हम सिट डाउन पर नहीं करते। व्यक्ति का स्वाभिमान, कभी हमारा आपस में किसी से विवाद हो जाता, झगड़ा हो जाता तो हम क्या कहते हैं, बड़े ऐसे सीधा ताना मारते हैं, अरे तेरे बाप का नहीं दिया हुआ खाता, अपना कमाया हुआ खाता है। अपना कमाया हुआ खाता हूं, ये गरीब आदमी भी कहता है ना। वो कहता है तेरा दिया नहीं खाता, अपना खाता हूं। अर्थात जो कमा के खाता उसका मन का स्वाभिमान जागता है। तो मित्रों, ये काम मोदी जी कर रहे हैं। ये इन्होंने, कांग्रेस वाले ने झूठ पकड़ा। अगला झूठ क्या बोलते हैं कि हम आएंगे ओबीसी। अब ओबीसी भी वोट बैंक के नाते से करना चाहते हैं क्या? सब मुसलमानों को ओबीसी बना देंगे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का यह फरमान जारी हो चुका है। अरे भाई, ओबीसी वास्तव में जो गरीब है, जिसको लगता है कि हाँ इसको लाभ देना चाहिए सरकार का, ये उसका अधिकार होता है। एक बार के मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर वहां के जो संसाधन हैं, जो पैसा है, संपत्ति है, उस पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा, माइनॉरिटी का होगा। अरे माइनॉरिटी के बजाय हम ये कहते हैं पहला अधिकार गरीब का होगा। इस गरीब के लिए मन में जो प्रेम है मोदी जी के, अंत्योदय भाव से अंतिम जो उसकी सेवा करने का काम ये मोदी जी भी कर रहे हैं, हम हरियाणा सरकार में कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति के घर में उसके लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, जो से हमारे कंवरपाल जी ने सारा खोल के आपको बताया है, वो लोग क्या करते हैं, अपना जो परिवार होता है उस परिवार को ही देश मान लेते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं ये सारे देश की जनता ये हमारा परिवार है। मनोहर लाल कहता है कि हरियाणा की 2,82,09,695 लोग ये हमारा परिवार है।
ये हमारा परिवार है। तो मित्रों, काम बहुत किए हैं मोदी जी ने। जो किया है 10 साल में किया है, ये कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। क्या कांग्रेस के शासन में ये 10 साल में राम जन्मभूमि पर मंदिर बना सकते थे क्या? नहीं बना सकते थे। ये 370 खत्म कर सकते थे क्या? इतने साल डरते रहे, 370 खत्म नहीं कर सके। ये लोग इस प्रकार के काम जो मोदी जी ने किए, देश और दुनिया में भारत का नाम जो बिल्कुल नीचे के स्तर पर था आज से 25 साल पहले, आज ऊपर के 5 देशों में मिला है मित्रों। आज ऊपर के 5 देशों में मित्रों मिलता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आतंकी जब देश में हमला करते हैं उस समय कांग्रेस चुप रहती है। मंदिर निर्माण का मुद्दा कांग्रेस चुप रही। 370 हटाने की बात आई, कांग्रेस चुप रही। 3 तलाक की बात आई, कांग्रेस चुप रही। बंगाल में घुसपैठियों की बात थी तो कांग्रेस चुप रही। देश में भ्रष्टाचार के घोटाले हुए तो कांग्रेस चुप रही। ये कांग्रेस चुप क्यों रही? इसलिए कि ये अपने वोट बैंक की चिंता करते रहे। अगर वोट बैंक इनका चला गया, खिसक गया, तो इनको लगता जो थोड़े बहुत हम धरती पर कहीं टिकने की बात भी करते हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो मित्रों, मैं आप लोगों से इतनी बात कहूंगा अंत में कि हम लोग इस आने वाले समय में, जैसे ये चुनाव है, इस चुनाव में लोकसभा में मोदी जी को 400 सीट का जो नारा है उसको पूरा करने के लिए हरियाणा की 10 सीटें ये भी हमने जितानी है। और उस 10 सीट में एक सीट हमारी कौन सी? कुरुक्षेत्र की भी है। कुरुक्षेत्र की सीट पहले से ज्यादा मार्जिन पर हम जीते। पहले अपने जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ के सांसद हैं, लेकिन अब हमारे जो नए सांसद जो पहले भी यहां से सांसद रहे हैं, नवीन जिंदल जी, जिनका एक बहुत परिवार का इतना योगदान है समाज की सेवा में, मैं उसका वर्णन कर नहीं सकता हूं। तो इस समाज से व्यक्ति को आप लोग भारी मतों से 25 मई होने वाले चुनाव में हम जिताएं, और न केवल अपना वोट, अपने परिवार के लोग, अपने मित्र, अपने बंधु, साथ काम करने वाले सबको आज से लग जाए और सब लोग उनको वोट देने के लिए प्रेरित करें। और आने वाला 4 जून का दिन जब मशीनें खोलें तो मशीनें भी घबरा जाए कि जब गिनती हो तो हर मशीन में से कमल 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 के वोट निकलने चाहिए, हर मशीन में से। तो मित्रों, आज क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव के अंदर, अब चूंकि कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी हमारे नवीन जिंदल जी हैं, आपको शायद पता होगा कि मैं स्वयं भी पास की सीट करनाल, वहां से प्रत्याशी हूं लोकसभा का। मैं और नवीन जिंदल जी हम दोनों इकट्ठे पार्लियामेंट में जाएंगे और पूरे इलाके का जो विकास है, क्योंकि जो पास की सीटें होती हैं तो मिल करके करनाल के विकास का लाभ कुरुक्षेत्र लोकसभा में होगा, कुरुक्षेत्र लोकसभा का विकास करनाल में लाभ होगा। इसलिए मिल करके इस मध्य हरियाणा की, उत्तरी हरियाणा की पूरी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।